संख्या 2 वादी बनाम प्रतिवादी केस लिविंग रिलेशनशिप शुरू किया जाए। तो आज का मामला है लिव इन रिलेशनशिप। दोनों पक्ष अपनी राय एकदम सरलता से और स्पष्टता से जाहिर करेंगे। शुरुआत प्रोसिक्यूशन लॉयर से। नमस्ते महाराज जी। तो आज इन दिनों में शादी एक बहुत कठिन मामला हो चुका है। इसमें परिवार टूट रहे हैं और डिवोर्स के अंक बढ़ रहे हैं। इसमें लिव इन रिलेशनशिप एकमात्र अच्छा निर्णय है, ऐसा मेरा कहना है। इस विषय पे मैं मेरी पहली विटनेस मृणाल जी को बुलाने की आपसे विनती करती हूँ। विटनेस मृणाल हाजिर हो। तो मृणाल जी, आपका इस विषय पे क्या कहना है, कृपया इस कोर्ट पे पेश कीजिए। नमस्कार। तो मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, बहुत खुश हूँ। और आजकल आपको पता है कि शादी के लिए लोग कितना खर्च कर रहे हैं, बहुत सारा खर्च हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शादी से पहले मैं अपने जीवन साथी को जानने का मौका मिल रहा है और उसकी तौर तरीके, उनके घर के जो ये संबंध वगैरह जो भी कुछ है शादी से पहले ही पता चल रहे हैं। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि डिवोर्स शादी के बाद बहुत जल्दी हो रहे हैं। लेकिन आजकल ये जो केसेस हो रहे हैं मुझे इनसे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, मुझे मृणाल से एक क्वेश्चन पूछना है। आप जो बोल रहे हैं आपके इसमें स्पष्टीकरण कीजिए, क्योंकि विवाह में भी लड़की को फ्रीडम मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल की पीढ़ी को फ्री रहना बहुत पसंद है। तो लिव इन रिलेशनशिप में मुझे कंफर्ट जोन मिल रहा है, पर्सनल स्पेस मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। लेकिन विवाह के बाद भी लड़कियों को उनके जो हस्बैंड्स के जो रिलेशन, उनका जो बिजनेस है उधर वो वर्क का प्लेस कर सकती है, खुद का बिजनेस कर सकती है, और नई जो भी उनकी इच्छा है, उनके जो डिसीजन है वो खुद ले सकती है। आज की नारी कुछ भी कर सकती है। मैं मृणाल जी को जाने की अनुमति देती हूँ। तो महोदय, हमने ये देखा कि जो लिव इन है वो कंफर्ट देता है, लेकिन एक कमिटमेंट नहीं। ये जो रिलेशनशिप्स है वो एक अट्रैक्शन से बनती है, बट हालांकि में जो ट्रू रिलेशनशिप है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच में का है, जिसमें संबंध में जो जिनमें जिम्मेदारी होती है, विश्वास होता है, और अपने जो संस्कार है उन लोगों का एक वो प्रतीक है। और ये जो अपनी जो बरसों से चली आ रही परंपरा, क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि अपने जो पहले के पूर्वज हैं वही अपना रहे हैं और अपन ने वही करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं अपनी पहली गवाह को बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। क्या आपकी अनुमति है? मृणाली आप आइए। विटनेस मृणाली हाजिर हो। तो मृणाली, आप पूरे कोर्ट को बताइए कि शादी करना क्यों अनिवार्य है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, जो मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर 7 वचनों के साथ 7 फेरे लिए खुश हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के बिजनेस में एक पार्टनर हूँ और एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे सारे डिसीजन में मेरे साथ रहते हैं। मेरे दोनों भी परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो मेरा बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे दोनों भी परिवार में मुझे बहुत फ्रीडम मिलते हैं। जैसे मुझे मेरे घर में, मेरे मायके में मिलता था, वैसे मुझे पति के घर में भी बहुत फ्रीडम मिलती है। मुझे मेरे पूरे समाज में बहुत सारा मान मिलता है। मुझे सारे जो पारिवारिक रीति रिवाज है उनमें बहुत आदर मिलता है, सम्मान करते हैं मेरा लोग। मृणाली जी, मान लीजिए आप बहुत खुशी संबंध में है, पर आप में कुछ नोकझोंक हो गई, तो आपको आपके इस शादीशुदा रिश्ते में रिग्रेट नहीं होगा? वो एक सेकेंड, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अजम्पशंस के बेसिस पे कोई भी जज अपना नहीं दे सकता है राय। ठीक है महोदय, मैं आपके सामने कुछ प्रूफ पेश करना चाहूंगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। ये प्रूफ आजकल के लाइव घटित घटनाओं पे स्थित है। पहली घटना जो शादी के तुरंत 7 दिन बाद पति ने अपने पति की जान ले ली थी। दूसरी केस जहां पे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को
दिया था। तो इस विषय पे आप कैसे बोल सकते हैं कि मैरिज ही सक्सेसफुल हो सकता है? तो महोदय जी, मेरे पास भी कुछ प्रूफ है जहां पे एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया। ये मेरे स्पेशली। और शादी में दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं और लगता है लोगों को कि जो लड़की नई घर में जाती है उसको फ्रीडम नहीं मिलती है और तो और उनको ऐसे होता है कि वो क्या करेगी। बट आजकल के ज़माने में लोग जो लड़की शादी करके जाती है उसको समझाते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको कभी भी अस्थायी नहीं समझते और तो और उसके साथ जो पूरा परिवार है वो उसके साथ संबंध उसको देता है। पर आपको पता है रिलेशनशिप शादी के बाद कैसे होगा? आपको पता है कि पति कैसे बिहेव करेगा या पत्नी, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं? उसके लिए पहले लिव इन रह के एक्सपीरियंस लेके बाद में जो डिसीजन लेना है वो अपन ले सकते हैं। पहले से ही क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाके शादी करके बंधन में अड़कना है अपने को? नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि जैसे आपने ही बताया है कि इस रिश्ते को ही कुछ अनशन अनाब ऐसा नाम है लिव इन विविंग जो आजकल के इसमें नहीं जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो क्या क्या आजकल कैसी परिस्थितियां हो जाती है कि लाइक वो 3-4 महीने लिविंग रिलेशनशिप में रह के पैसे वगैरह ले लेते हैं और चीजें ऐसी घटित घटनाओं के अनुसार ऐसा हो जाती है कि वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। और तो अगर आपका डिवोर्स हो गया तो आपके बाल बच्चे हैं तो उन बच्चों पे क्या परवरिश होगी? उनकी मेंटालिटी पूरी बिगड़ जाएगी, उनको कौन देखेगा फिर? डिवोर्स किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम डिवोर्स ना करके अगर हम दोनों के बीच में सुलझाव कर सकते हैं तो वो शादी में हो सकता है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मेरा कहना यह है कि पहले लिव इन रिलेशनशिप ट्राई करके अगर वो पार्टनर आपको फ्लेक्सिबल लग रहा है तो उसके साथ शादी करने में कोई हरकत नहीं है। महक, बट जो हमारे रूट्स है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो कहाँ गया? वो चले गया है। तो जो रूट्स है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करेंगे। संस्कार मॉडर्नाइजेशंस में चेंज नहीं होने चाहिए। आई नो अपग्रेडेशंस लाइफ में जरूरी है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, बढ़ती एजुकेशंस में या फिर कोई भी। हाँ, तुम शादी में भी ये करो, बट लिव इन इज नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर इट। संस्कारों के माध्यम से तुम अगर प्रॉपर रीति रिवाज, पारिवारिक जनों के लोगों के अगर तुम उनका आशीर्वाद लोगे, उनका मान सम्मान ये करके तुम्हारे समाज में तुम्हारा नाम बढ़ेगा और इसी विषय से शादी करना इज गुड थिंग। इसी विषय में महोदय जी मैं आपसे अनुमति मांगती हूँ कि मैं अपनी दूसरी गवाह श्रुताली को बुलाना चाहती हूँ। क्या आपकी अनुमति है? विटनेस श्रुति हाजिर हो। मेरी बेटी शादी। अरे श्रुताली जी, आप घबराइए मत। अब कोर्ट के सामने आपकी गवाह स्पष्ट रूप से सबको बताइए। शादी एक पवित्र बंधन है जो बड़ों की आशीर्वाद से और रीति रिवाज से बांधा जाता है। मेरी बेटी, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ जो कुछ दिन पहले लिव इन रिलेशनशिप में थी। मैं इसके खिलाफ थी, परंतु उसके जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकी और इस सब के बीच। अरे आप रोइए मत, आप पानी पीजिए और बिना हिचकिचाए पूरे सभा में सबको बताइए कि क्या मामला था। इस सब के बीच वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, जिसने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या आप लोगे? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस लिव इन रिलेशनशिप के बीच में मत पड़ो। इसमें स्थिरता नहीं है, स्वतंत्रता है। आप रोइए मत, आप चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति लिव इन रिलेशनशिप पे। न्यायाधीश महोदय, आप इस विषय पे हमें गाइड करिए।
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक ऐड आती थी। व्यक्ति नहीं है, वस्तु है क्या? हाँ, जो कंसेप्ट दिखाया जा रहा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले टेस्ट कर लो, ठीक लगे तो यूज करो, नहीं तो रिटर्न कर दो या थ्रो कर दो। आप भोगवाद वस्तुवाद की ओर जा रहे हो, पर एक विवाह ऐसा संबंध है जहां समर्पण पहले होता है। पहले ये होता था संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पहले समर्पण, एक दूसरे को स्वीकार और बाद में प्रेम। आज पूरा उल्टा गणित चल रहा है, पहले प्रेम, पहले शारीरिक संबंध, पहले एक दूसरे के साथ रह लेना, और जैसे कि इसमें दिखाया गया प्रेग्नेंट हो गए तो छोड़ देना। यदि लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं और बच्चा हो जाता है तो उसके पिता का नाम क्या लिखा जाएगा? पिता का नाम क्या लिखा जाएगा? विष्या होती है ना, उसका कोई विष्या की जो संतान होती है उसका कोई पिता नहीं होता है। ऐसे भी केसेस आए हैं जो छोड़ दिए गए हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि हम बच्चा पैदा ही क्यों करें, पहले तो ये आता है, और पैदा भी कर ले तो अनाथाश्रम है ना। तो क्या है, आप एक प्रकार से पशु संस्कृति को अपना रहे हो। कौन सी संस्कृति को अपना रहे हो? कितनी तीव्र भावना है वासना की, सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है व्यक्ति। शरीर के लिए नहीं जिया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, जहाँ कंपेशन होता है, करुणा होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है, दूरदृष्टि होती है, धर्म का निर्वाह जहां होता है उद्देश्य, धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से बंधा जाता है, और वह जो वचन लिया जाता है वो जीवन भर के लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तात्कालिक होता है, 1 साल 2 साल, जो आजकल छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स हो जाता है, और इसी डाइवोर्स के कारण वो तर्क दिया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है। अब तो अब्रॉड में कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज वाला कंसेप्ट भी आ गया है। 4 साल के लिए अपन मैरिज करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना तो करेंगे, अदरवाइज ब्रेकअप। कॉन्ट्रेक्चुअल, हमको किसी ने कल बताया, कॉन्ट्रेक्चुअल रिन्यूअल कंसेप्ट आ गया है। कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है ना, रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, बोले शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये पूरी की पूरी दृष्टि ही बदल गई, पूरी भोगवाद दृष्टि आ गई है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यदि यही आपके माता पिता कर लेते तो क्या होता? स्वीकार कर लेते आप लोग? आपके रिश्तेदार ये कर लेते तो स्वीकार कर लेते? वो सिर्फ बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहते, कुछ नहीं पैदा करने, सिर्फ वासना की पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। कुतर्क किया जाता है कि नहीं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझ करके फिर बाद में निर्णय लेंगे, पटेंगे तो करेंगे आगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ये संस्कृति नहीं है, ये विचारधारा नहीं है। कमिटमेंट कुछ होता नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस दिखा जाता है। लिव रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस काहे का कन्वीनियंस? किस बात का कन्वीनियंस? अपनी इच्छाओं की पूर्ति का कन्वीनियंस, इसके अलावा कुछ नहीं। सोचो आखिर आप कौन हैं? मनुष्य हो, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, एक दूसरे के भावों को समझने का विचार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति झुकना और उसे संभालने का भाव होना चाहिए। ये कहलाता है एक बंधन, और वह बंधन पवित्रता का नाम कहलाता है। भारत देश में विवाह को शुभ विवाह कहा जाता है। शुभ इसके लिए इस कारण जुड़ा है क्योंकि वह विवाह वैसे तो पाप की क्रिया होती है, पर शुभ इसलिए जुड़ गया है कि उस विवाह के माध्यम से जो जीव, जो संतान इस दुनिया में आएगी, वह संतान सारे संस्कारों को आगे लेकर के जाने वाली होगी। पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर का एज इट इज एडॉप्टेशन हो रहा है। वहाँ 10 साल के बाद, 12 साल के बाद बच्चे जो हैं पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, उन्हें माता पिता से कुछ लेना देना नहीं होता है, और वे माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के जीवन बिताते हैं। वहाँ जो सरकार है बच्चों की जिम्मेदारी एजुकेशन की ले लेती है, तो 12 साल के बाद बच्चों को कुछ लेना देना नहीं अपने माँ से ना पिता से।
इसलिए वो हमेशा पार्टनर बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ जीते रहते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। जब कोरोना काल आया था, ऐसे एक एक सिंगल मदर थी जो मर गए अपने फ्लैट में, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो इस लिव इन रिलेशनशिप की वकालत कर रहा है, वो आज नहीं भविष्य में रियलाइज करेगा, जब उस पर बीतेगी, उसको उसे कौन संभालेगा। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छे से जीने वाला होता है। मनुष्य और पशुओं में बस इतना ही अंतर होता है, पाश्विक संस्कृति में कोई बंधन नहीं होता है। जब इच्छा हो, जिसके साथ इच्छा हो, वो उसके साथ संबंध बना लेता है और छोड़ देता है। वहां कोई संस्कृति नहीं होती है। लेकिन मानव में एक संस्कृति होती है। सारे के सारे वेस्टर्न लोग आज पुनः भारत की ओर देख रहे हैं, बोले भारतीय संस्कृति को हमें अडॉप्ट करना है। भारत में जो अनादिकाल से संस्कृति चली आ रही है, जिन भगवान को इस देश में पूजा जाता है, उन भगवान ने यही नहीं ये कदम नहीं उठाया था, सारे संबंधों का निर्वाह किया था। वहां पहले कुछ भी नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस ओर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ होता क्यों था, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहती थी, क्यों एक दूसरे के प्रति वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ रहने वाली पीढ़ी, अपने दादा का भी ध्यान रखने वाले, परदादा का भी ध्यान रखने वाले। वहां तो दादा तो छोड़ दो, पिता का नाम पता नहीं होता, माँ का पता नहीं होता, कौन है हमारी माँ, क्या है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। वो सिर्फ भोगवाद की दृष्टि है वहां पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भारत देश में भोगवाद नहीं है। यहाँ एक दूसरे को संभालने का भाव है, एक दूसरे को समझने का भाव है। तो लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ वासना है और कुछ नहीं, वासना के अलावा कुछ नहीं। 2 साल में छोड़ देते हैं, अब 2 साल में छोड़ रहा है, फिर वो दूसरे को पकड़ लेती है और वो दूसरे को पकड़ लेता है, फिर क्या होता है, सब एक दूसरे के। इसे कौन सी वृत्ति कही जाती है? एक फीमेल कईयों के साथ रह रही है, एक मेल कईयों के साथ रह रहा है, इसे कौन सी वृत्ति कही जाती है? बताओ, कौन सी वृत्ति कही जाती है? प्रोस्टिट्यूट्स होती ना, बस वही वृत्ति कही जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आज की पीढ़ी जो इस कंसेप्ट पे चलने लगी है, बस एक ही तर्क देते हैं, बोले डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स में हमें एक दूसरे को बहुत कुछ पे करना पड़ता है। वो क्लेम कर लेती 50 लाख 1 करोड़, तो 1 करोड़ से बचने के लिए हम पहले 4 साल ट्राई करके देखते हैं, 4 साल 5 साल ट्राई करके देखते हैं, फिर 5 साल तक बनेगी तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो छोड़ दें, फिर एक नए को ट्राई करेंगे। तो इसलिए वो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते हैं। और आज को ये स्थिति हो गई, विवाह करके भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, वो लेके अडॉप्ट कर लेंगे। क्या जाता है कि अपनी शरीर की सुंदरता को हम नष्ट करें, क्योंकि बच्चे जन्म देते ही माँ की सुंदरता चले जाती है, तो सुंदरता को ही नहीं नष्ट करना चाहती है। भरत चक्रवर्ती की पटरानी कभी बच्चे को जन्म नहीं देती है, और कहा गया है कि वो अपने सुंदरता में इतना अभिमान करती थी, इसलिए उसने मां बनना कभी स्वीकार नहीं किया, और जाकर के 6वें नरक में जाकर के जन्म लेती है वो। तो जो इस विचारधारा वाली बच्चियां तो पिता है, मां है तो पिता है, लड़के लड़की हैं, मान करके चलना। आप अपने लिए नरक का रिजर्वेशन करवा करके रह रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ वासना और शरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। विवाह का उद्देश्य वासना नहीं होता है, विवाह का उद्देश्य भावों को लेकर, इमोशंस को लेकर के चलने वाला होता है। पर आज जो कुतर्क दिया जा रहा है, वहां सिर्फ शरीर है, शरीर के अलावा कुछ नहीं है, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। फिर इस प्रकार की डिजीज उन्हें लग जाती है, एसटीडीज डिसीज हो जाती हैं, उसके कारण वो भटकते रहते हैं। HIV जैसे जो डिजीज होने लगी ना, एड्स जैसी डिजीजेस क्यों हो रही, क्यों बीमारी क्यों फैल रही है? वो एक तक सीमित नहीं है, और वो भी एक तक सीमित नहीं है। ऐसे गुड्स बना लिए, व्यक्ति को गुड्स एक वस्तु बना लिया, जैसे GST लग रहा है तो बस उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया ना, तो गुड्स बना के रखा है, बोले जब तक अच्छा लगे तो यूज करेंगे, बोले यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल है ना, यूज एंड थ्रो। तो क्या व्यक्ति डिस्पोजल बन करके क्या? वो लड़की डिस्पोजल की भांति है, अथवा लड़का डिस्पोजल की भांति है, अथवा जो संतान है वो भी डिस्पोजल की भांति है क्या? उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, कचरा समझ करके फेंक देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, मानवीयता कहां चले गई, करुणा का भाव कहां चले गया? उससे तो अच्छे वो सुअर है, उससे तो वो गाय है, वो श्वान है, अपने बच्चों को 6-6 बच्चों को पाल लेता है, और वो गाय है अपने ही बच्चे नहीं, सुअर के बच्चे को, श्वान के बच्चे को पाल लेते हैं। और मनुष्य आज कहां जा रहा है?
वो अपने बच्चों को नहीं, अन्य बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। एक चित्र देखा था, पेपर में आया था, गाय के 4 थन में 4 जीव दूध पी रहे हैं, एक उसका बछड़ा, एक सुअर का बच्चा, एक श्वान का बच्चा और एक बकरी का बच्चा। वो करुणा होती, वो मानवी, वो उसमें वात्सल्य का भाव होता है। लेकिन मानव होकर के भी मानवता बिल्कुल समाप्त होते चले जा रही है। ये सिर्फ आत्मा को भूलने का परिणाम, धर्म को भूलने का परिणाम, संस्कारों को भूलने का परिणाम। और इतना ज्यादा कंटेंट वीडियो में देखा जा रहा है, सिर्फ शरीर का ही कंटेंट देखा जा रहा है, इंद्रियों की विषयों की पूर्ति का कंटेंट देखा जा रहा है। सारी दुनिया सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मान करके पेश कर रही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली दृष्टि आ गई, ऑब्जेक्ट मान करके पेश कर रही है। सारी फीमेल को जब देखो, ऐड देखो तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मान करके पेश करिए। शेविंग क्रीम की ऐड, उसमें फीमेल की क्या आवश्यकता है, लेकिन हीरोइन आएंगी ऐड करने के लिए, हीरोइन आएंगे, क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने एक, मानो पाश्चात्य संस्कृति में बस एक ही भाव है कि फीमेल को एक ऑब्जेक्ट बना करके पेश करो, ताकि उनकी इच्छाएं, वासनाएं की पूर्ति होते चले जा रहे। उसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से वो प्रमोट कर रहे हैं। और इस झांसे में आज का युवा वर्ग बड़ी आसानी से आता चले जा रहा है। बोले अच्छी चीज है, बोले हमें कोई कमिटमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, और जब तक हम साथ रहना चाहें रहेंगे, और उसके बाद जो हमें करना वो करेंगे। वो कायर है, भागना चाह रहा है जिम्मेदारी से। जो जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है वो किसी प्रकार के संबंध को निभा ही नहीं सकता। वो यदि आपको विवाह से इतना डर है तो साधु बनो ना, फिर त्यागो ना सब कुछ। नहीं, विषय तो पूरे भोगना है, डूब करके भोगना है, दिन रात भोगना है, पूरे इंद्रियों के विषय, पीना खाना सब कुछ करना है, लेकिन इससे दूरी नहीं बनाना है। ये सिर्फ भोग प्रधान दृष्टि है। और ऐसी दृष्टि किसकी होती है, जहां तीव्र वासना होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। शरीर के पुजारियों से कहना है, शरीर से ऊपर उठना सीखो, थोड़ा सा गुणों की ओर दृष्टि लाना सीखो, धर्म की ओर दृष्टि लाना सीखो, आत्मा की ओर दृष्टि लाना सीखो। और कहीं सीखो अथवा ना सीखो, अपने भगवान से भले नहीं सीखो, लेकिन अपने माँ बाप से सीख लो, अपने दादा दादी से सीख लो, पूर्वजों से सीख लो। वो क्या कर रहे हैं, आपके दादा दादी ने क्या संस्कार दिए आपको लिए, उनका जीवन कैसा रहा है, आपके माता पिता के संस्कार क्या हैं। यही कार्य माँ बाप कर लेते तो क्या होता। बहुत विचारणीय प्रश्न है, और ये ज्वलंत समस्या बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, आग की तरह फैलते जा रही है। और पूरा युवा वर्ग है बस इसे ही लाइक करते चला जा रहा है। बोले कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये सब शहरों, गांव को छोड़कर के शहरों में आकर के बस गए हैं, इंडिविजुअल फ्लैट में ले रहे हैं, कौन किसके साथ कब आ जाता पता ही नहीं चलता। लिव इन रिलेशनशिप तो छोड़ो, सिचुएशनशिप आ गई है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स आने लगे हैं, हुकिंग के कंसेप्ट आने लगा है, कफिंग का कंसेप्ट आने लगा है, ना जाने कितने प्रकार के कंसेप्ट आने लगे हैं। विंटर के लिए अलग चाहिए, समर के लिए अलग चाहिए, बारिश के लिए अलग चाहिए, घूमने के लिए अलग चाहिए, ऑफिस के लिए अलग चाहिए। क्या है आखिर, जैसे रेंट में आ जाती है ना सब कुछ। क्या चाहते हैं आज के लोग, यही चाहते हैं, और वो इसे जस्टिफाई करते हैं तर्क दे करके। बोले नहीं, हम तो बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, पर बस एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन को अपना रहे हैं, बाकी हमारा उद्देश्य तो साथ में ही रहना है। यदि उद्देश्य इतना ही पवित्र है तो पवित्रता वहां शुरू होती है जहां समर्पण आता है। हम क्या त्यागने के लिए, क्या अर्पित करने के लिए तैयार हैं। बंधन में हमेशा समर्पण होता है, बंधन में भोग प्रधान दृष्टि नहीं होती है। एक धर्म का बंधन होता है, गुरु शिष्य का बंधन होता है, ऐसे ही पति पत्नी का भी बंधन होता है। वहां शरीर बहुत गौण हो जाता है, परिणाम, भाव, इमोशन सबसे मुख्य होते हैं। उस समर्पण को लाना सीखो, और जहां तक अंतरंग से समर्पण नहीं आएगा तो कोई भी संबंध टिक ही नहीं पाएगा। वो पेशेंस ही खत्म हो गया, इस कारण ब्रेकअप होते चले जा रहे हैं। शादी के बाद भी बहुत जल्दी डाइवोर्स होते चले जा रहे हैं। लड़की भी शादी कर रही है तो उसका उद्देश्य भी कई बार हो जाता है फंसाने का उद्देश्य। तो जो इस मानसिकता को लेकर के चले वो भी गलत मानसिकता है, क्योंकि आजकल ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, 1 साल में 6 महीने में डाइवोर्स हो रहा है, बोले 50 लाख का क्लेम कर लेते हैं। तो वो उद्देश्य उनका गलत है। तो उन लोगों से भी कहना है आपकी ऐसी दृष्टि तो वो भी बहुत गलत दृष्टि है। ये लिव इन, ये सिचुएशनशिप, और पता नहीं कौन कौन से नाम ही नए नए आने लगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट से अपन मैरिज करके रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना तो कर देंगे, नहीं तो ब्रेकअप कर देंगे।
और उस केस में कोई प्रेग्नेंट हो गया तो बोले है ना अनाथालय, किस लिए? कॉन्वेंट इसलिए खुली थी विदेशों में, वहां बच्चे पैदा हो जाते थे एक्सीडेंटली तो उसे हॉस्पिटल में अनाथ कॉन्वेंट में भेज दिए जाते थे, वहां पालन पोषण होता था, सरकार जिम्मेदारी उठाती थी। कॉन्वेंट इसीलिए खुली थी वहां पे विदेशों में। आप कॉन्वेंट को बहुत अच्छा मानने लगे हो, कॉन्वेंट का पर्पस ही यही था और कोई पर्पस नहीं था कॉन्वेंट का। तो जो भी इस लिव इन रिलेशनशिप के विचारधारा के पक्षधर हैं, उन सबसे कहना है थोड़ा अपने इतिहास को झांक करके देखो, अपनी संस्कृति को झांक करके देखो, समर्पण को देखो, मानवता को झांक करके देखो, अपने धर्म को झांक करके देखो, प्रभु को देखो क्या है। ये संस्कृति लाखों करोड़ों वर्ष से चली आई है और यही चलने वाली है। यहीं से सुख और संतोष की प्राप्ति होगी, यहीं से धर्म की प्राप्ति होगी, सब कुछ होने वाला है। इसलिए भगवान के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए आप इस कंसेप्ट को प्रमोट ना करें और उसे जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। सीधे एक्सेप्ट कर लेना, नहीं हम इसलिए शादी नहीं कर रहे कि हम अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। सीधे कहो ना ये बात, तो लिविंग नहीं है। फिर आप तो रेड लाइट एरिया में चले, वो ज्यादा बेटर है। वेश्या के पास चले जाओ तो वो ज्यादा बेटर, कम से कम किसी लड़की को तो बर्बाद नहीं करोगे आप। वहां पे आपका पास ठीक है, लग गया कि वो उसी के पास जा रहा है। चलिए।